सेंट्रल मैटर एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज भी करना है और उनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कैलकुलेट भी करना है। और थर्ड वन हमने ये बोला था कि देयर आर ऑन द बेस ऑफ वेस्पर थ्योरी देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत से मॉलिक्यूल्स की बहुत सी क्लासिफिकेशन थी ज्योमेट्री के बेस पे कंपाउंड्स की ऑन द बेस ऑफ देयर स्टेरिक नंबर, टेट्रागोनल, ट्रागोनल एंड सो ऑन। तो इस केस में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक टेबल ड्राइव होती है, उस टेबल को कंसर्न करके हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिस्कवर कर लेते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट मेन पोस्टुलेट थे। इसके अलावा लोन पेयर रिपल्शन के बारे में भी आइडियाज थे। आइडिया दिया था कि लोन पेयर रिपल्शन को भी आपने माइंड में रखना है और उसके बाद हमें लोन पेयर की अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल मैटर एटम, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी वेस्पर थ्योरी ने। लेकिन मेन पोस्टुलेट आपके पास कौन से थे? आपके पास यही थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है और मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मिनिमम रिपल्शन पे, और सेकंड वन आपने 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है। दैट्स वाज द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, द मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग या आप किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को कैसे प्रिडिक्ट करोगे, हाउ यू कैन प्रिडिक्ट। देखिए हमारे पास जो ज्योमेट्रीज होती हैं कंपाउंड्स की, वो हमारे पास होती हैं काफी सारी, अ लॉट ऑफ ज्योमेट्रीज। बट जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक, जब भी आप केमिस्ट्री को डील करते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल and second one is inorganic molecule. देखिए जब भी आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल डिस्कवर होते हैं, या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे। अगर इनऑर्गेनिक की आप फर्दर डिवीजन करो तो आपके पास फिर 2 टाइप्स की होती हैं, या तो वो कोऑर्डिनेटेड होंगे या फिर नॉन कोऑर्डिनेटेड होंगे। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग और नॉन कोऑर्डिनेटिंग, ये 2 टाइप्स मॉलिक्यूल्स हैं। इन 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल, ये ओवरऑल केमिस्ट्री में 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल हो गए। तो इस केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? वेस्पर थ्योरी, हाउ विल बी वेस्पर थ्योरी विल बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज द क्वेश्चन। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, what is the application of Vesper theory or how Vesper theory is applicable in order to predict the geometry of the molecule, that was the question. इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे? There were following steps in order to determine the geometry of compounds. जैसे आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, अगर आप कोई स्टेप्स फॉलो ना करो तो आप ज्योमेट्री इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए स्टेप 1, ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने लीवर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा। लीवर्स डायग्राम लिखना है, यानी कि आपने कौन सी डायग्राम, क्रॉस डॉट डायग्राम, जिसको आप ये भी बोलते हो द क्रॉस डॉट डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक किसी भी मॉलिक्यूल की आपने क्या करनी है, क्रॉस डॉट डायग्राम को प्रिडिक्ट करना है, उसको फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में ये आप कर क्या रहे हो, वेस्पर थ्योरी को यूज करके किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को फाइंड कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, स्टेप 2 में आपने स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन ऑफ एसटी नंबर। किसी भी कंपाउंड का, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप में
देखना है स्टेप 3 में, आपने टेबल रेफर टेबल को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल दैट्स विल बी आइदर इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर। कि आपने एक रेफर करनी है टेबल, रेफर क्लासिफिकेशन टेबल, क्लासिफिकेशन टेबल of the molecules in order to determine geometries of molecule। ज्योमेट्री को मैंने जी से रिप्रेजेंट किया और मॉलिक्यूल्स को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया। इन सब स्टेप्स को एक दफा दोबारा से आपको रिवाइज कर देती हूँ। आप देखें आज स्टेप्स को। नंबर 1 स्टेप की रिवर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है। नंबर 2 कि आपने स्टिक नंबर कैलकुलेट करना है। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी देयर आर लोन पेयर अवेलेबल इन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर अवेलेबल इन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। और फिर आपने क्या करना होगा, स्टिक नंबर का फार्मूला यूज करना होगा, एसटी नंबर दैट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ओवरऑल आंसर देखिए आपने कैलकुलेट करना है। देन आपने इस स्टिक नंबर के अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्ट करनी है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को आपने रेफर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मीन के आपके पास अगर 4 बॉन्ड पेयर थे, नो लोन पेयर, तो आपकी ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इफ देयर विल बी 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ओवरऑल स्टिक नंबर विल बी 4, द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल बट द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी बैंड। सारे पोस्टुलेट्स को माइंड में आप एक दफा रिवाइज करके, एक दफा माइंड में रिकॉल करके आपने ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। देयर आर ओनली 3 स्टेप्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। 4 स्टेप आप बीएससी लेवल में या एमएससी लेवल में पढ़ते हैं, आपको पढ़ाएंगे कि आपने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इसको वेस्पर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन से प्रूव करना है, वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। बट इन दिस वीडियो लेक्चर आई ओनली एक्सप्लेन दीज 3 स्टेप्स। मैंने इस वीडियो लेक्चर में ट्राई बेस्ट टू एक्सप्लेन दीज 3 स्टेप्स। स्टेप 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीजन क्या है? अगर आप इस स्टेप में मिस्टेक कर गए तो आप ना ही इस स्टेप में जा सकते हैं, ना ही आप इस स्टेप पे जा सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना, दैट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, उसकी आप ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपको लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी चाहिए, आनी चाहिए ड्रॉ करना। और लीवर स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करते हैं? एक परफेक्ट लीवर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिलेक्टेड मॉलिक्यूल के लिए नहीं, इट इज नॉट फॉर सिलेक्टेड मॉलिक्यूल कि मैं आपको वाटर दे दूं और आप उसकी लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, मैं आपको मीथेन दे दूं और आप उसकी लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। इट्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या तमाम केमिकल मॉलिक्यूल की लीवर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, दैट्स विल द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लीवर डायग्राम और हाउ वी ड्रॉ द लीवर डायग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल। इन स्टेप्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए बच्चे, जब भी आप लीवर डायग्राम की बात करते हैं स्टेप 1, मैं आप स्टेप 1 ही लिखूंगी ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। अच्छा, जब आप स्टेप 1 की बात करते हैं तो आपने क्या करनी, ड्रॉ करनी होती है लीवर स्ट्रक्चर। यू हैव टू ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको लीवर सिस्टम के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैडम लीवर सिस्टम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? लीवर डायग्राम में तो हमने डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर देखी थी,
और हम अपनी मर्जी से डॉट भी लगा देते थे, क्रॉस भी लगा देते थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम मेमोराइज कर लेते थे किसी भी मॉलिक्यूल की। नहीं, हम जब भी लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो समवट रूल्स फॉलो करते हैं। देयर आर सम रूल्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर, और उन रूल्स को अंडरस्टैंड करते हुए लीवर स्ट्रक्चर की 3 सिस्टम्स हैं। देयर आर 3 लीवर स्ट्रक्चर सिस्टम। वो कैसे कि आप देखें मॉलिक्यूल कब बनता है, जब आप स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जब भी कोई एटम स्टेबिलिटी गेन करता है तभी वो मॉलिक्यूल बनता है। 2 and 2 more than 2 एटम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल। इन ऑर्डर टू गेट वर्ड क्या है स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी अगर वो गेन करेगा तो तब आपके पास क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल होगा। अदरवाइज अगर अनस्टेबल है तो आप उसको एग्जिस्टेंस को शो नहीं कर सकते। तो लीवर सिस्टम में जब भी आप किसी भी कंपाउंड की लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कोई भी एक एटम ले लूँ, लेट्स सपोज मैं ए ले लूँ, उसको डॉट क्लास से रिप्रेजेंट कर दूँ और इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। क्यों? क्योंकि सिर्फ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल मेटल के अराउंड उनको क्रॉस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना लीवर स्ट्रक्चर नहीं है। इट्स नॉट लीवर स्ट्रक्चर कि मैं डॉट और क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दूं और कहूं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा मेरा क्या कहते हैं डिस्कवरी हो गई है कि आई कैन ड्रॉ द क्रॉस एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर आई रिप्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। इट इज नॉट ओके। हाँ, इस लीवर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जब भी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को आप डिस्कस करते हो तो आपके पास कितने रूल्स आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग और ओवरऑल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो आपके पास 2-3 टाइप्स के रूल्स आते हैं, 3 से भी ज़्यादा हैं। लेकिन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डुप्लेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बोलते हैं आप। उसके बाद आप कौन सा सिस्टम बोलते हैं? आप बोलते हैं ए ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन रूल सिस्टम। कि कोई भी एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो स्टेबल होगा बिकॉज इट अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज हीलियम। और दूसरा आप क्या कहते हो? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ तक तो आप फेमिलियर हैं, यहाँ तक क्योंकि आपने एफएससी में भी पढ़ा, आप कहेंगे भी ओके हो गया, ये भी ओके, ये भी ओके। इसके अलावा भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 16 इलेक्ट्रॉन हो देन इट्स विल बी स्टेबल। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखें, जब भी आप काउंटिंग करते हैं ना, एक रूल याद रखें, ऑड इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज अनस्टेबल। ऑड इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल के एटम के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स विल बी अनस्टेबल। बट अगर सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड आपके पास बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर को ऐड करते हुए या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन पेयर को ऐड करते हुए आपके सिस्टम के अंदर इवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स विल लीड टू बी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लीड करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि 16 है तो 16 स्टेबल है बट 17 अनस्टेबल, और इसी तरह से 14 स्टेबल, 13 अनस्टेबल, 12 स्टेबल, 11 अनस्टेबल, 18 स्टेबल तो 17 अनस्टेबल, यहाँ 15 अनस्टेबल, यहाँ 17 अनस्टेबल। मीन के आपके पास जो इवन का डिजिट है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। और इधर 8 स्टेबल तो 7 अनस्टेबल समवट, और 2 स्टेबल तो 1 अनस्टेबल। ये वाली चीज क्या थी कि जब एक एटम मिलता है तो ये स्टेबिलिटी रूल को फॉलो करता है। अब इसी बेस पे, इन सब स्टेबिलिटी के रूल के बेस पे लीवर सिस्टम ही आपके पास, जब आप लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उनके आपके पास 3 फॉलोइंग सिस्टम अराइज होते हैं। आपने इन स्टेबिलिटी रूल्स को फॉलो करना है और उसके बाद आपने बॉन्डिंग देखनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि कितनी एक सेंट्रल मेटल एटम हाउ मच बॉन्डेड एटम के साथ अटैच हो सकता है और किस तरह से अटैच हो सकता है। ठीक है, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो लीवर सिस्टम आपके पास कितनी है? देयर आर 3 टाइप ऑफ लीवर सिस्टम। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सिस्टम एंड द next one is unsaturated system and the last one is valence shell expansion system। सबसे पहले सिस्टम की बात करूंगी, उसके बाद आपको रूल्स बताऊंगी कि लीवर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला मेन रूल कि आप लीवर स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये फॉलोइंग सिस्टम को
फॉलो करती हो, आपकी रिवर्स स्ट्रक्चर फॉलोइंग सिस्टम्स को फॉलो करती हो। इन सिस्टम के अलावा आप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे खुद, मीन के या तो आपका सिस्टम क्या हो, सैचुरेटेड हो, या फिर आपके सिस्टम अनसैचुरेटेड, आगे ये अनसैचुरेटेड सिस्टम, या फिर आपका वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को मैं स्पेलिंग पूरे नहीं लिखती, आपको ऐसे लिख देती हूँ, वैलेंस शेल एक्सपेंशन सिस्टम। अच्छे बच्चे, तीन सिस्टम किसके नेम आ गए। अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये किस तरह किस बेस पे आप किए। अगर आप क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट द बॉन्डेड एटम ऑलवेज फॉर्म join with a single bond system and follow 18 electron count, oh sorry 8 electron count। अगर आप सिस्टम में जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड बॉन्डेड एटम को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हो और फॉलो कौन सा रूल कर रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट, तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज सैचुरेटेड सिस्टम। Such type of system that will be arises when a molecule satisfy 8 electron count, when the such type of system that is arises when a molecule Lewis structure satisfy 8 electron count system और 2 इलेक्ट्रॉन काउंट, ये दोनों सिस्टम फॉलो करें बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और आप ये भी कह सकते हैं कि बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या है, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सिस्टम। अब इसमें आपने क्या करना होगा, आपने लिविस स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करनी होगी कि आपके मॉलिक्यूल के दरमियान सिंगल बॉन्ड बने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, और एक आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और एक आपके पास बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज मैंने ए बी सिस्टम भी बनाया, ए बी मॉलिक्यूल बनाया, उसका जब मैंने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों को मैंने क्रॉस डॉट इनकी स्ट्रक्चर सेटिस्फाई की, और इसके अलावा इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था, और मैं ये देख रही हूँ कि आइदर इट विल फॉलो एनी टाइप ऑफ सिस्टम, कि इसी में लाई करता है, तो हाँ जी ये सैचुरेटेड सिस्टम में लाई करता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक ही इलेक्ट्रॉन की कम्बिनेशन हुई है, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट ये जो है वो टोटल किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है, दैट विल बी सैचुरेटेड सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम इस तरह से हो कि इट सैटिस्फाई 8 इलेक्ट्रॉन काउंट और 2 इलेक्ट्रॉन काउंट आइदर बाय सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड, तो थोड़ी सी आपके पास चेंजिंग करनी है आपने, स्मॉल चेंज, लिटिल बिट चेंज। अब आप सारी डेफिनेशन आपकी वही है कि आपने क्या करना है कि एक तो आपके पास सिंगल बॉन्ड हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड। ये देखने इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से हो, एक बॉन्ड पे एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से हो, या फिर 2 और 3 बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट भी हो, वैसे टाइप के सिस्टम को आप क्या कहते हो, अनसैचुरेटेड सिस्टम। इसको यहां से रिमूव कर देंगे, इसमें जाएंगे अनसैचुरेटेड। इसमें जैसे लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, जैसे मैं ये कहती हूँ कि एक आपके पास ए मॉलिक्यूल है और प्लस आपके पास बी है, इसके पास भी आपके दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी आपके दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, एक को आपने डॉट से रिप्रेजेंट किया, एक को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ऐसा होगा ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन काउंट सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसके ओवरऑल 8 हूँ, इसके भी ओवरऑल 8 हूँ, और लेकिन
ये आपका मल्टीपल बॉन्ड बना रहा हो, उसमें आइदर सिंगल है, डबल है, एट अ टाइम हो, और मल्टीपल सिंगल भी हूँ, डबल भी हूँ, तो उस केस में आपके पास जो सिस्टम होगा वन सैचुरेशन में जाएगा। हाँ जी, थर्ड सिस्टम वो वाला सिस्टम है जिसमें आपका जो कंपाउंड है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगी आपकी स्ट्रक्चर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को। द स्ट्रक्चर विल सेटिस्फाई आइदर, द स्ट्रक्चर विल सेटिस्फाई, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 16 और 18 और 14 etc इलेक्ट्रॉन काउंट सिस्टम by expanding its valence shell. That will be the important point. Expanding its valence shell. अब आप इस तरह से more precise ये भी कह सकते हैं कि such type of molecule, such type of system in which central metal atom of a molecule, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं central metal atom or ion of a molecule will satisfy molecule level structure satisfy 16, 18 or 14 electron count by expanding its valence shell is known as valence shell expansion system. अब आप क्या कहोगे, ये वो वाला सेंट्रल मेटल एटम होगा जिसके पास d ऑर्बिटल्स की या वैलेंस d ऑर्बिटल की वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स की प्रोबेबिलिटी होगी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि वेस्पर थ्योरी बोहर की कॉन्फ़िगरेशन पे रिप्रेजेंट करती थी, बोहर को यूज़ करते थे, तो उसमें भी शेल का सब शेल का कंसेप्ट नहीं था। हम सब शेल के कंसेप्ट के रिगार्डिंग अब पढ़ सकते हैं, लेकिन अब अगर हम इन शॉर्ट वे में पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि दैट वैलेंस सेंट्रल मेटल एटम हैव m शेल, m एंड so on शेल, उसके पास m शेल होना चाहिए, l शेल नहीं होना चाहिए। l शेल होगा लेकिन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन m शेल में होने चाहिए। l और k में जिसके होंगे तो वो ये दो सिस्टम बनाएंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और जिनके वैलेंस शेल m में होंगे वो आपके पास वैलेंस शेल एक्सपेंशन सिस्टम बना सकते हैं। वैसे ये तो आपकी थी जस्ट डेफिनेशंस, इनको मैं फर्दर इलैबोरेट करूंगी जब हम एग्जांपल्स करेंगे। पहला तो हमने बात पढ़ ली। दूसरी बात ये है कि जब आप लीवर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या से रूल्स होंगे। फर्स्ट रूल तो आपने पढ़ लिया, अभी टाइप ऑफ सिस्टम एक्सप्लेन कर लिया। सेकंड रूल तो आपके पास कौन से अवेलेबल होंगे जिससे आप लीवर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्ट वन इज प्रिडिक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट द सेंट्रल मेटल एटम। देखें कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, मैं ये कहती हूँ आपके पास एक A और B4 मॉलिक्यूल है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है, इसको हमने सेंट्रल मेटल एटम को A रखा हुआ है और बॉन्डेड एटम को B4 रखा हुआ है। दूसरा आपके पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, जैसे आपके पास कहते हो A B2 और फिर B'2। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक टाइप के एक बॉन्डेड एटम है, दूसरे टाइप के दूसरे बॉन्डेड एटम है और दो अटैच हैं और सेंट्रल मेटल एटम के साथ। एक कुछ ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर ये B बॉन्डेड एटम है, फिर A आता है और फिर 3 आता है, टोटल तो आपके पास बॉन्डेड एटम 3-4 हुए और सेंट्रल मेटल एटम आपके पास A है। कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि विच वन इज द सेंट्रल मेटल एटम, ये B वाला कि A वाला, या इधर A वाला या B वाला, क्योंकि हमने तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया A और B वर्ड से, हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट वन एग्जांपल ये आपके पास कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड की। देखें H2SO4, अब इसमें कौन है, देखिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी एटम भी बहुत ज्यादा है और इसमें पता नहीं चल रहा कि हाइड्रोजन इज द सेंट्रल मेटल एटम, सल्फर इज द सेंट्रल मेटल एटम, अदर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल मेटल एटम। तो हमें सेंट्रल मेटल एटम को प्रिडिक्ट करना किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहला स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास हाउ टू ड्रॉ लीवर स्ट्रक्चर, तो आपको आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ लीवर सिस्टम, लीवर स्ट्रक्चर सिस्टम, यू कैन follow the second step, that is prediction of the central metal atom.
प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी गिवन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आपके बच्चे एक बात सुन ले कि मॉलिक्यूल कभी भी आपके एक टाइप के नहीं हो सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि मॉलिक्यूल वेल डिफाइन होगा, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, पार्ट्स लेवल कुछ भी दिया जा सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें से सेंट्रल मेटल एटम कैसे प्रोडक्ट हुई? फर्स्ट रूल, सेंट्रल मेटल एटम पहली बार नेवर फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम never form a single bond। अब आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बॉन्ड नहीं बनाता, उसकी इस सिग्नेचर वर्ड नेवर हैव वैलेंसी वन। वैलेंसी वन फिर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है, उसके आउटर मोशन में है ये एक, तो फिर आप उसे कहें कि दैट्स विल नॉट बी सेंट्रल मेटल एटम, दैट्स नॉट बी करेक्ट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड अदर एटम कुछ अदर एटम दैट हैव ओनली वन बॉन्डेड एटम, जिनके पास सिर्फ एक बॉन्डेड एटम हो, मीन के ए बी टाइप एटम। Other atom that have only one bond pair, one bond electron, ये कह सकते हैं, in order to satisfy the adhesion, in order to satisfy the stability। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा एटम ना हो, कोई ऐसा सेंट्रल मेटल एटम ना हो जिसका पहले इसका 7 इलेक्ट्रॉन हो और उसने एक ही उसके पास अनपेयर हो, तो आप ये कहेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम तो एक सिंगल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है सेंट्रल मेटल एटम नहीं है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन उस केस में है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्डेड एटम एक है, तो फिर उसके बाद वो उसके पास वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, उसकी टेंडेंसी है कि वो एक बॉन्ड बनाएगा। ये सारे रूल्स जो हैं बच्चे, ये आपने एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं करने होते। कुछ मॉलिक्यूल्स पे कुछ रूल सेटिस्फाई होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल पे कुछ रूल्स सेटिस्फाई होते हैं, और समटाइम ऐसा भी होता है कि सारे रूल्स भी सेटिस्फाइड हो रहे होते हैं। दूसरा आपके पास रूल क्या है? सेकंड वन इज दैट कि सेंट्रल मेटल एटम are always electropositive in nature। यानी आप ये कहोगे कि सेंट्रल मेटल एटम की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो बॉन्डेड एटम से समवट लेस होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगा। लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। इसमें क्या है कि एक्सेप्ट सम एनायंस, accept some ions that have tendency to expand its potential। ठीक है, that have tendency to expand its potential। और ये भी हो सकता है कि सेंट्रल मेटल एटम हमेशा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, लेकिन सम केस में हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में जब उसका वैलेंस शेल एक्सपैंड करने की उसकी टेंडेंसी हो तब आप कह सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कह सकते। और ये भी कह सकते हैं कि सम एक्सेप्ट एनायनिक सेंट्रल मेटल एटम, एनायनिक सेंट्रल मेटल एटम, और वो भी शेल एक्सपैंड कर सकता हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जांपल इन ट्राई आयोडाइन I3 1 नेगेटिव में सेंट्रल मेटल एटम आपके पास I1 नेगेटिव है, और एक बात याद रखें, एनाइन के पास 1 नेगेटिव I1 नेगेटिव इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। I1 नेगेटिव प्लस
प्लस आई, तब आपके पास I3 बनेगा। तो अब इसको हमने सेंट्रल मैटर एटम क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि इनकी टेंडेंसी इस वक्त वैलेंस शेल एक्सपैंड करने की नहीं थी। और मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जब दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि ये अगर करता है तो इसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, और ये करता है तो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो तब इस रूल को आप वायलेट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तीसरा रूल नीचे वाला आप जब तक नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास एक और रूल आएगा, वो क्या? सेंट्रल मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल। बच्चे वैलेंस शेल एक्सपैंड करने की सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी होगी टू एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल, यानी वो उसके पास m ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। m ऑर्बिटल अवेलेबल होगा और उसमें अपने सेल को एक्सपैंड कर सकेगा। m ऑर्बिटल मीन d ऑर्बिटल, m ऑर्बिटल में फर्दर d सब शेल, सॉरी ऑर्बिटल बोलती हूँ, m शेल ऑर्बिट अवेलेबल होगा, रियली सॉरी, m ऑर्बिट अवेलेबल होगा। इट्स मीन कि उसके बाद d सब शेल अवेलेबल होगा। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि m शेल आपके पास, उसके पास, या m ऑर्बिट उसके पास अवेलेबल होगा और वो वैलेंस शेल एक्सपैंड करेगा अकॉर्डिंग टू अटैच्ड बॉन्ड पेयर। मुझे अटैच्ड बॉन्ड पेयर मीन कि जितनी बॉन्ड पेयर है उतनी, जितनी बॉन्डेड एटम है उतनी ही वो अपने शेल को एक्सपैंड करेगा, अदरवाइज वो एक्सपैंड नहीं करेगा। वेस्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेल तब एक्सपैंड होगा जब अपने लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर में यूज करेगा। जब यानी कि एक आइटम है उसके पास लोन पेयर मौजूद है, सेंट्रल मेटल आइटम, तो अपना उस लोन पेयर को यूज करे बॉन्डिंग के पर्पस के लिए, तो वो इट्स मीन कि उसने वैलेंस शेल, अपना वैलेंस शेल एक्सपैंड कर दिया। ठीक है जी बच्चे, these are some rules जिसको आप फॉलो करके सेंट्रल मेटल एटम को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड। सेंट्रल मेटल एटम फोर्थ में टेंडेंसी टू फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड, या फिर आप ये भी बोल सकते हो टू अटैच द मैक्सिमम बॉन्डेड एटम। यानी कि ये देखिए ना, ये सेंट्रल मेटल एटम है, अगर इसके पास बॉन्डिंग साइट मैक्सिमम नहीं होगी, एक इसका एक ये पास आपके पास बॉन्डेड एटम अटैच हो गया इस साइड से, इस साइड से, दूसरी साइड से ये मेरी फिंगर ज्वाइन हो गई, ये दो फिंगर्स, ये वाला थंब एंड दिस फिंगर, ये ज्वाइन हो गई। अब देखें ये सेंट्रल मेटल एटम था, इसकी इस साइड से ये फिंगर और इस साइड से ये फिंगर, और इस साइड से मैं इस मार्कर को ऐसे कर देती हूँ, ये भी ज्वाइन हो गया। अब इस साइड से ये भी ज्वाइन हो गया और ये भी। अब इस एटम के पास आप देखें टोटल बॉन्ड पेयर कितनी थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड दीज 2, ये दो, अब 5 6। तो अब आपका ये सेंट्रल मेटल एटम उस वक्त उसकी, अगर इसके पास कि एम शेल होगा तो देन ये अपना लोन पेयर वो इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने के लिए यूज करेंगे। तो दैट्स, और इस सेंट्रल मेटल एटम की इस वक्त मैक्सिमम टेंडेंसी होगी कि वो अपने साथ मैक्सिमम बॉन्ड्स को अटैच कर दे, बॉन्डेड एटम को अटैच कर दे। हाँ, अगर इसके पास टेंडेंसी ही ना हो बॉन्डेड एटम अटैच करने की, मैं ये करूँ कि ये जो पार्ट, ये मेरे पास छोटा सा एलिमेंट है, इसको मैं सेंट्रल मेटल एटम कंसीडर कर लूँ और कहूँ कि इसके साथ सब अटैच होंगे, और हालांकि वो कम्यूटेट ही ना कर सकता हो एटम। एक ऐसा एटम आपने सिलेक्ट करना होता है कि मैक्सिमम बॉन्ड भी कम्यूटेट कर सके, मैक्सिमम बॉन्डेड एटम को अटैच भी कर सके। ये नहीं है कि आप एम ही अटैच करते जाओ विदाउट एनी रूल रेगुलेशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम की टेंडेंसी हो कि वो मैक्सिमम बॉन्ड अटैच करने की सलाहियत रखता हो, और वो तब होगा जब उसके पास एम शेल, एन शेल, एल शेल एंड स्मॉल शेल अवेलेबल होंगे। जब उसके पास एल शेल होंगे तो वो अपने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और उतनी ही बॉन्डेड एटम अटैच करेगा। और जब उसके पास के शेल होगा तो फिर वो एक ही करेगा। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हो सकती है। H2 का मॉलिक्यूल कभी यूनिवर्स में H7 का मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हुआ, वो अदर फैक्टर है अगर कोई स्टेबिलिटी। लेकिन हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम H2 से फेमिलियर हैं, ओके हैं,
क्यों? क्योंकि ये आपका देखें, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया गया ये बॉन्ड, तो ये डुप्लीट रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन जब आप IF7 बनाते हैं तो उस केस में अब आप देखें हैलोजन की तो वैलेंसी एक है, हैलोजन की कंबाइनिंग स्टेट तो एक है, बिकॉज दे कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हाउ दे अटैच द F7 आयोडीन अटैच F7? क्यों? क्योंकि इसके पास एम शेल अवेलेबल है, एम शेल अवेलेबल। अच्छा, ये बात हमने सेंटर मैटर एटम को प्रिडिक्ट कर दिया, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप, फर्दर जो स्टेप है आपके पास, ड्रॉ या आप लिख सकते हैं राइट या लिस्ट बोहर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ सेंटर मैटर एटम एटम भी हो सकता है बच्चे, आयन भी हो सकता है, इसलिए आयन भी बोल रहे हैं, आयन और एंड बॉन्ड एटम। बल्कि आप प्रिसाइज वे में कहें वैलेंस शेल बोहर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज़ दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू वैलेंस शेल। तो ये जब वैलेंस शेल उसकी सेंटर मेटल एटम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें और दूसरों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कौन सी वाली? बोहर की। अगर आपको बच्चे किसी को बोहर कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है तो माय वीडियो इज अपलोडेड ऑन माय चैनल, तो आप उसको क्या करें, वहां से जाकर बोहर कॉन्फ़िगरेशन को के रूल्स, हाउ वी कैन ड्रॉ, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगरेट द बोहर कॉन्फ़िगरेशन फॉर लोवेस्ट एलिमेंट टू हाईएस्ट एलिमेंट, तो वो आप उसको वीडियो को वॉच करें और वॉच करने के बाद फिर इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करें। लेकिन आपको सिंपल से रूल बना देती हूँ। बोहर ने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू 2n2 फार्मूला आपने शेल को फिल करना है, और अगर आपके पास कोई हायर एटॉमिक नंबर का मॉलिक्यूल आ जाए, लेट्स सपोज कोई भी, तो आपने देखे ना ये वाला आपके पास बहुत से शेल हैं ऐसे, लेट्स सपोज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। अब आपके पास 2n2 फार्मूला आप यूज करते हो, तो फर्स्ट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में आपके पास 8 आते हैं, और इसी तरह से 2n2 की फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें 18 आएंगे और इसमें आपके पास 32 आएंगे। 2n2 फार्मूला अप्लाई कर लें, फिर निकालिएगा 32 मैंने लिख ली है, आप देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करके टैली कर लीजिएगा शुरू। अब आप मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम आ गया है बोहर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 तक तो आपने ठीक कर दी, लेकिन नेक्स्ट उसके पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे वो 18 नहीं थे, तो वो कैसे करेगा? तो दैट्स विल, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आपके पास कोई ऐसा एटॉमिक नंबर है 2-8 तक हो गया, अब नेक्स्ट शेल उसका 18 से लेस है, लेट्स सपोज उसके 17 है, तो क्या आप आउटर मोस्ट में 17 इलेक्ट्रॉन रख देंगे? नो, आंसर विल बी नो। तो आपने फिर क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करके आपने जो आपके आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग उसके अगर इलेक्ट्रॉन बन नहीं रहे हों तो फिर आप उसकी नेक्स्ट इनर शेल की कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। तो इसमें 18 की बजाय, इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, 18 की बजाय आप 8 रख लेंगे, आप इसमें से 8 निकालेंगे, 17 में से 8 गया तो फिर कितने बनेंगे? अब आप खुद कर दें, बाकी आपके पास कितनी बनेंगे? 17, 8, 16, 9 इलेक्ट्रॉन। अब 9 इलेक्ट्रॉन आई थिंक बनते हैं, तो आप काउंट भी कर लें, 16 और 9 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब आप देखें कि ये 9 इलेक्ट्रॉन कि फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फिर आप देखेंगे कि ना इसमें 32 है, इसके इंदर की 18 है, ना ही इसमें 18 है, उससे आउटनर की जाएंगे, तो इधर आप क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 9 फिर नहीं करेंगे, फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में रिमेनिंग आप 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इस तरह से बोहर की कॉन्फ़िगरेशन को आप उस वीडियो लेक्चर में मैंने A to Z चीज़ें एक्सप्लेन की है, आप उस लेक्चर को फॉलो कर लें, और इधर भी मैंने आपको समराइज करके लेक्चर को इलैबोरेट कर दिया। उस लेक्चर को देखें जिस बच्चे को बोहर कॉन्फ़िगरेशन बनाती है। बोहर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने अकॉर्डिंग टू Lewis structure system, you have to draw the cross and broad structure of the molecule by knowing the valency of bond atom. देखिए बच्चे, ये नहीं करना कि बॉन्ड एटम में 2 बॉन्ड पेयर हैं उसके पास और 2 वो बॉन्ड बना सकता है एट ए टाइम, या फिर उसकी वैलेंसी 2 नहीं है तो फिर आप उसके मैक्सिमम 1 के साथ बॉन्ड बना दें। नहीं, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ बॉन्ड एटम आप उसके लिए क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं।
अब मैं आपको कुछ वैलेंसी एटम्स की बता देती हूँ और रूल्स भी बता देती हूँ कि किस तरह से आपने बॉन्ड ड्रॉ करने होंगे। लेट्स सपोज आपके पास हाइड्रोजन एटम है, बॉन्डेड एटम, तो उसकी वैलेंसी कितनी है आपके पास 0,1। अब इसकी 0,1 है तो इट हैज टेंडेंसी टू अटैच विथ वन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर देगा अकॉर्डिंग टू गॉस का थ्योरी। और वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा तो इसका कौन सा बॉन्ड बनेगा, वन बॉन्ड। इसके मीन वन अटैचमेंट है। अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 0,2 वैलेंसी। अब ये वैलेंसी इसकी 0,2 है तो इट हैज टेंडेंसी टू जॉइन एट अ टाइम टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी के जरिए, या फिर एक ही सेंट्रल मैटर एटम की, या फिर सेंटर टू चेंज भी कर सकता है। यानी कि अगर आप ऑक्सीजन हो, एक एटम हो, उसके साथ या तो ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड कर देगी बी के साथ, या फिर ऑक्सीजन मूव भी कर सकती है। अगर सी भी अटैच हो तो एक बॉन्ड ए के साथ बना दे और एक बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो अपना सी के साथ बना दे। तो इसका मतलब ये है या तो ये दो सेंटर से अटैच हो सकती है या फिर ये एक सेंटर से टू टाइम अटैच हो सकती है। अगर दो सेंटर से होगी तो एक सेंटर से एक साइड से और दूसरे सेंटर से दूसरी साइड से, ऐसे समझ लें। ये ऑक्सीजन है, इसके एक ये बॉन्ड पेयर है, एक ये बॉन्ड पेयर है। ये ऐसे भी कर सकती है कि ये मेरे पास एक सेंटर है, एक एटम है ये वाला, इन दो को ये ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना दें तो एक एटम के साथ दो है। या फिर ये भी कर सकती है कि जैसे मैं ये कहूँ कि ये मेरे एक हैंड के साथ और ये भी दूसरे हैंड के साथ इसको बॉन्ड बना, ये हैंड और है, ये हैंड और है, ये एटम और है और ये एटम और है, तो इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना सकती है। तो इसी तरह से जैसे जैसे वैलेंसी आपकी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि टू बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है और टू एक एट अ टाइम आपका डबल बॉन्ड भी बना सकती है। और अगर आपके पास नाइट्रोजन हो तो उसकी वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। क्यों? क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो उसके 3 होती है तो उसके भी यही टेंडेंसी है, या तो वो 3 एटम को एट अ टाइम ज्वाइन कर लेगी एक ही दफा में, जैसे ये मैं कहती हूँ ये वाला एक है और फिर इसी हाथ के ये 2 और 3, मतलब एक ही एटम को 3 टाइम ज्वाइन कर लेगी, या फिर इस तरह से होगी कि 3 अदर सेंटर के साथ अटैच हो जाएगी, जैसे अमोनिया में है 3 अदर सेंटर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाती है। तो ये आपके पास वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपने अटैचमेंट शो करनी। नाउ वी गोइंग द नेक्स्ट स्टेप, वो ये आपने ड्रॉ कर ली रिवर्स स्ट्रक्चर। जब आप ड्रॉ कर लेंगे मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ, आपको पास्टुलेट बता रही हूँ। अब आपने रिवर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी, एक एटम की वेल सेटिस्फाइड रिवर्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रिवर्स सिस्टम, या ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे सेंट्रल मैटर एटम, या 18 इलेक्ट्रॉन काउंट, 16 इलेक्ट्रॉन काउंट, या ड्यूप्लेट रूल, उन सबको फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हुए आपने रिवर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। अब आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर नेक्स्ट स्टेप में, प्लस बॉन्ड पेयर of the central matter atom in order to project the geometry of the molecule, टेबल कंसेंट करेंगे और ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप आपके पास कौन सा था, रिवर्स स्ट्रक्चर का, so that's will be very important. Now I take one example, एक एग्जांपल आपको करा देती हूँ। सिंपल से एक एग्जांपल सिंपल मॉलिक्यूल की और एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस वीडियो में और उसकी ज्योमेट्रीज को डिटरमाइन करते हैं। देखें पॉइंट्स आपने फिर मेमोराइज करने, ये नहीं करना कि भी छोड़ जाए। सबसे पहला सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द वर्ल्ड दैट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है ना, इसकी रिवर्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, रूल्स के अकॉर्डिंग बच्चे ड्रॉ करनी है, रट्टे के अकॉर्डिंग नहीं। ये तो हमें याद है, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं करते, रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। सेंट्रल मैटर एटम आपकी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये देखिए इसमें आपके पास 2 एटम है, एक एटम आपका सेंट्रल मैटर एटम होगा और एक आपके पास बॉन्डेड एटम होगा, बिकॉज़ सेम एटम का मॉलिक्यूल है इसलिए आपने H2 लिखा हुआ है। तो अब आप देखो ये आपके पास है सेंट्रल मैटर एटम, हाइड्रोजन, बॉन्डेड एटम भी हाइड्रोजन, इसकी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करें K = 1। बॉन्डेड एटम की कॉन्फ़िगरेशन भी यही है। अब आपने क्या करना होगा कि एक हाइड्रोजन को प्लेस करना होगा, सबसे पहला स्टेप रिवर्स स्ट्रक्चर, और हम एक हाइड्रोजन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन लिखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द रिवर्स सिस्टम। व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम? इट्स बिलोंग टू सैचुरेटेड सिस्टम बिकॉज़ इट फॉलो द डुप्लेट रूल। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। अब आप क्या करोगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करोगे। लोन पेयर है आपके पास अवेलेबल,
नो, बिकॉज उसकी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो लोन पेयर कहाँ से आता है? लोन पेयर होते हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये बॉन्ड पेयर वो वाले इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखें नंबर ऑफ लोन पेयर इन अबव मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। आपने कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा, सबसे पहला स्टेप सेंट्रल मेटल एटम दैट्स विल बी हाइड्रोजन। कौन इलेक्ट्रॉनिक बोहर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू ये, इसको नीचे लिख दें, पहले लिखेंगे आप बोहर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, पूरा लिखेंगे आप पेपर में, दैट्स विल के इज इक्वल टू 1। लिवर्स डायग्राम, ये स्टेप हो गया। उसके बाद इसके सिस्टम लिखते हैं, सैचुरेटेड सिस्टम। नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 0, या इधर आप इससे लिखें, थोड़ा हेडिंग देके लिखें, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरिक नंबर। दैट्स विल बी इक्वल टू स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ, मैं इस तरह से प्रेजेंट कर देती हूँ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब देखें अब देखो कि इस केस में लोन पेयर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसको 0 रखें, प्लस बॉन्ड पेयर कितनी है, बॉन्ड पेयर बच्चे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर भी 1, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनेगा, तो ये 1, तो इसका आपका स्टेट नंबर क्या होगा 1। सिस्टम कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन जाए, कंसल्ट करिए टेबल की तरफ, रेफर टू टेबल, कौन सा सिस्टम है क्लासिफिकेशन, या आप सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्पर मॉलिक्यूल, या सिस्टम ऑफ क्या होगा क्लासिफिकेशन, वो आपके पास कौन सी बनी, ए बी टाइप मॉलिक्यूल है, तो ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू टेबल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अब आप देखें हाइड्रोजन की लिखनी है, बी मॉलिक्यूल नहीं लिखनी है, ए बी टाइप है, टाइप लिखना है, इट्स बिलोंग टू ए बी टाइप मॉलिक्यूल, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंटर मेटल एटम, तो वो आपने क्या कहा था सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर है, तो ये सॉलिड लाइन से, और सेम इधर ही आपके पास कौन सी होगी, ये भी होगी सेम, क्योंकि बिकॉज़ इट डोंट हैव लोन पेयर, इट्स लीनियर एंड इट्स लीनियर। ये आपके स्टेप्स थे, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट कर लिया। अब सेकंड एक मुश्किल मॉलिक्यूल सा ले लेते हैं, जिसमें ना आपको थोड़ा हेल्पफुल मिले। डिफरेंट टाइप के एटम अटैच करते हैं, जिसमें